नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं हेमंत बघेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के अंतर्गत हम लोग छत्तीसगढ़ का भूगोल पढ़ रहे थे, जो कि पिछले कुछ दिनों से वीडियोज आना बंद हो गया था। तो उस चीज को हम लोग कंटिन्यू करेंगे और आज इस वीडियो से हम लोग जो है शुरुआत करेंगे। और आज हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ में मृदा संसाधन, अर्थात छत्तीसगढ़ की मिट्टियों के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि सीजीपीएससी हो, सीजी व्यापम हो, मृदा अर्थात मिट्टी से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आप लोग आखिर तक जरूर देखिएगा, ठीक। तो छत्तीसगढ़ में मृदा, तो देखिएगा सबसे पहले तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। प्रायद्वीपीय भारत, अगर हम भारत के भूगोल की बात करें तो भारत को प्राकृतिक आधार पर अलग अलग भागों में बांटा गया है। जिस प्रकार हम लोगों ने अभी पिछले वीडियोस में छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन देखा था, जिसमें छत्तीसगढ़ को 4 भागों में बांटा गया है। पूर्वी बघेलखंड का पठार, जसपुर सामरी पाट प्रदेश, छत्तीसगढ़ का मैदान, दंडकारण्य का पठार। ठीक उसी प्रकार से भारत को भी अलग अलग प्राकृतिक भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का मैदानी क्षेत्र, रेगिस्तान वाला जो क्षेत्र है वो, उसके बाद प्रायद्वीपीय पठार, उसके बाद तटीय प्रदेश, इस टाइप से। तो हमारा जो छत्तीसगढ़ है भारत के प्राकृतिक विभाजन के आधार पर प्रायद्वीपीय भारत या प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। ये चीज को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो इसका मृदा से क्या लेना देना है, तो देखिएगा छत्तीसगढ़ प्रायद्वीपीय पठार का भाग है, तो इस कारण यहां पर जो मिट्टी पाई जाती है वो अवशिष्ट प्रकार की मिट्टी होती है। ठीक, अवशिष्ट प्रकार की मिट्टी होती है, अवशिष्ट मिट्टी या अवशिष्ट मृदा ये आप बोल सकते हैं। ठीक, अवशिष्ट प्रकार की मिट्टी पाई जाती है हमारे छत्तीसगढ़ में। एक लाइन में इसको ध्यान में रखना, क्वेश्चन पूछा जाएगा छत्तीसगढ़ में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। ऑप्शन में दुनिया भर की चीजें दी रहेंगी, वहां आपको टिक करना है अवशिष्ट प्रकार की मृदा हमारे छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। ठीक, पहला चीज। अब अगला चीज, सीधा हम लोग टॉपिक पे आते हैं कि छत्तीसगढ़ में मिट्टी के कितने प्रकार पाए जाते हैं। ज्यादा एकदम हम लोगों को इधर उधर की बातें नहीं करनी है, सीधा जो चीज से क्वेश्चन बनता है उसको हम लोग देखेंगे। तो सीधा सीधा हम लोग देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में जो मिट्टी है, मृदा है, वो 5 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। ठीक, 5 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। इन मिट्टियों के नाम आप लोगों को ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चन आपका बनेगा। पहला, लाल पीली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी। दूसरी प्रकार की मिट्टी होगी लाल बलुई मिट्टी। तीसरे प्रकार की मिट्टी होगी लाल दोमट मिट्टी। चौथी मिट्टी होगी लेटेराइट, लेटेराइट। ठीक, 5वें प्रकार की मिट्टी होगी काली मिट्टी। ठीक, तो ये 5 प्रकार की मिट्टियां हमारे छत्तीसगढ़ में प्रमुखतः देखने को मिलती है। इसके अलावा भी कुछ और मिट्टियां हैं जिसको मैं बताऊंगा। ठीक, तो ये 5 प्रकार की मिट्टियां हमारे छत्तीसगढ़ में देखने को मिलती है, लाल पीली, लाल बलुई, लाल दोमट, लेटेराइट, काली मिट्टी। ठीक, तो इसमें कई सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लाल पीली, लाल बलुई, लाल दोमट। तो यहां ध्यान रखना है आपको, लाल को 3 बार पकड़ना है। कलर कितने आ गए भाई, लाल पीली काली, 3 कलर आ रहे हैं ना। तो यहां पर आपको लाल को 3 बार पकड़ना है, लाल को 3 बार पकड़ना है। इसमें पहले लाल में पीला जोड़ देना है, बोलते हैं ना लाल पीला हो गया, ऐसे टाइप से, तो पीला जोड़ देना है। दूसरे में बलुई, बलुई का मतलब होता है रेत, बालू। ठीक, उसके बाद दोमट, लाल दोमट, फिर लेटेराइट, फिर काली मिट्टी। ट्रिक वगैरह अगर आप लोगों को कोई आता है तो आप उसको शेयर कर सकते हैं, उसके थ्रू भी आप लोग कर सकते हैं, या फिर सीधा आप इसको पढ़ते चलेंगे, आपके दिमाग में ये बैठ जाएगा। और इसका सीक्वेंस यही रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, लाल पीली, लाल बलुई, लाल दोमट, लेटेराइट और काली मिट्टी। अब इनसे इन्हीं को हम लोगों को पढ़ना है, इन्हीं के बारे में डिटेल में पढ़ना है। क्या पढ़ना है इनके बारे में, तो सबसे पहला तो
आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे छत्तीसगढ़ में ये मिट्टियां पाई जाती है। दूसरा चीज, इनको हमारे छत्तीसगढ़ में स्थानीय लोगों द्वारा किस नाम से जाना जाता है? भाई हमारा छत्तीसगढ़िया आदमी लाल पीली थोड़ी बोल लेगा, कुछ और बोलता होगा ना, ठीक। जैसे इसको मटासी बोला जाता है, ठीक, वैसे ही तो इनका स्थानीय नाम क्या है वो हम लोग देखेंगे, जो बहुत पूछा जाता है कि इस मिट्टी को छत्तीसगढ़ में क्या कहा जाता है, इस टाइप से, ठीक। दूसरा चीज, इनकी जल धारण क्षमता, ठीक, प्रकृति देखेंगे। उसके बाद क्या ये अम्लीय है, क्षारीय है, ठीक। उसके बाद हम लोग देखेंगे उत्पादकता, कौन कितना उत्पादक है, कौन एकदम कम उत्पादक है, कौन सबसे ज्यादा उत्पादक है। उस बाद किस क्षेत्र में इनका विस्तार है, ये मिट्टियां किन क्षेत्रों में पाई जाती है, इनका निर्माण किस प्रकार से हुआ है, कौन सी फसल इसमें उगाई जा सकती है, ठीक। तो ये तमाम चीजें हम लोग देखेंगे और जो भी महत्वपूर्ण चीज होगा बताने लायक उसको मैं बताऊंगा। तो एक एक मिट्टी को हम लोग पकड़ते चलेंगे और देखेंगे किस मिट्टी में क्या विशेष बात है, ठीक। अब सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लाल पीली मिट्टी की। तो इसका स्थानीय नाम, स्थानीय नाम क्या हो जाएगा? मटासी, मटासी, ठीक। कई बार पूछा गया है कि लाल पीली मिट्टी को छत्तीसगढ़ में किस नाम से जाना जाता है, या मटासी किस मिट्टी को कहा जाता है छत्तीसगढ़ में। तो काफी बार पूछा गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है स्थानीय नाम ध्यान रखना। मटासी लाल पीली मिट्टी को कहा जाता है। इसकी अगर हम प्रकृति की बात करें कि भाई ये अम्लीय है या क्षारीय है, आप लोगों को पता होगा अम्ल और क्षार, जिसका पीएच वैल्यू निकाला जाता है ना, जिसका पीएच वैल्यू 7 से कम है वो अम्लीय होगा, जिसका पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा होगा वो क्षारीय होगा। तो इसका जो पीएच वैल्यू निकल करके सामने आता है वो लगभग 6.8 है। तो ये इसकी प्रकृति क्या होगी? अम्लीय, ठीक। इसकी प्रकृति क्या होगी? अम्लीय प्रकृति होगी लाल पीली मिट्टी की। अथवा मटासी जो मिट्टी है उसकी जो प्रकृति क्या होगी? अम्लीय होगी। कई बार जो है इसमें क्षारीयपन भी देखने को मिल जाता है, मतलब इसका जो पीएच मान है थोड़ा सा ज्यादा निकल जाता है, ठीक। अगर हम बात करें इसके उत्पादक क्षमता की, उत्पादक क्षमता की बात करें तो वो मध्यम देखने को मिलता है, मतलब बहुत ज्यादा उपजाऊ नहीं है ये, ठीक। बहुत ज्यादा उपजाऊ नहीं है और बहुत कम उपजाऊ भी नहीं है, बीच का एवरेज, ठीक। और इसमें किस प्रकार की फसल सबसे ज्यादा उगाई जाती है? तो वो है धान की फसल इसमें अच्छी तरह से हो जाती है। या हम ये बोल सकते हैं कि जो लाल पीली मिट्टी है वो धान के फसल के लिए उपयुक्त है, तो यहां धान जो है अधिकतर लगाया जाता है। उसके बाद अगला चीज, ये जो लाल पीली मिट्टी है हमारे छत्तीसगढ़ के लगभग 50 से 55% क्षेत्र में देखने को मिलता है, ठीक। 50 से 55% क्षेत्र में लाल पीली मिट्टी अथवा मटासी मिट्टी देखने को मिलता है, ठीक। तो सारी चीजों को आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा। तो 50-55% क्षेत्र में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। अगला चीज ध्यान रखना कि ये जो पांचों मिट्टियां हैं इनमें सर्वाधिक विस्तार इसी लाल पीली मिट्टी का, मतलब हमारे छत्तीसगढ़ में ओवरऑल जितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है उसमें सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? लाल पीली मिट्टी। लगभग संपूर्ण छत्तीसगढ़ में देखने को मिलती है, इधर उधर सब तरफ, ठीक। तो इसका विस्तार हम लोगों ने देखा 50-55%। अब किन किन क्षेत्रों में इसका विस्तार है थोड़ा उसको हम लोग देख लेते हैं कि भाई कहां कहां ये मिट्टी पाई जाती है, ठीक। तो देखिएगा ये जो है लाल पीली मिट्टी मुख्यतः छत्तीसगढ़ का मैदान, ठीक। मुख्यतः ये कहां पाई जाएगी? छत्तीसगढ़ का मैदान। हम लोगों ने छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन देखा ना, तो उसमें मैंने बताया था छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन। तो छत्तीसगढ़ के मैदान के बारे में हम लोग पढ़ा था, जिसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ का जो मध्य वाला भाग है जिसमें हमारा रायपुर संभाग आ जाएगा, दुर्ग संभाग आ जाएगा, बिलासपुर संभाग आ जाएगा, ठीक। तो
छत्तीसगढ़ के पूरा छत्तीसगढ़ का मैदान नहीं पकड़ना है, ये भी ध्यान रखना, मैं बोलते जा रहा हूं उसको सुनते जाना। तो छत्तीसगढ़ के मैदान के मध्य वाले भाग में विशेषकर लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। ठीक, छत्तीसगढ़ का मैदान आपको दिमाग में आ रहा होगा अगर आप लोगों ने मेरे पुराने वीडियोस देखे होंगे। ठीक, तो छत्तीसगढ़ के मैदान के मध्य वाले भाग में, जिसमें रायपुर आ जाएगा, अपना बालोद आ जाएगा, बेमेतरा आ जाएगा, दुर्ग आ जाएगा, इधर बिलासपुर वाला भाग भी आ जाएगा, मुंगेली वाला भाग भी आ जाएगा, जांजगीर चांपा, ये सब जो बीच वाले जो जिले हैं ना, वो लगभग सब आ जाएंगे उसमें, और किनारे के कुछ जिले भी आ जाएंगे, आधे आधे ऐसे टाइप से। ठीक, रायगढ़ वायगढ़ वो सब भी आ जाएंगे थोड़ा बहुत। ठीक, तो छत्तीसगढ़ के मैदान का जो मध्य वाला भाग है वहां पर जो है विशेष रूप से लाल पीली मिट्टी देखने को मिलती है। इसके बाद सरगुजा, जो अपना पूर्वी बघेलखंड का पठार है ना, वहां पर भी लाल पीली मिट्टी अनेक स्थानों पर देखने को मिलती है। इसके बाद दंडकारण्य का पठार, वहां पर भी हमको जो है लाल पीली मिट्टी देखने को मिलती है। ठीक, तो ये ध्यान रखेंगे, छत्तीसगढ़ का मैदान, सरगुजा वाला भाग, उसके बाद दंडकारण्य का पठार, यहां हमको जो है लाल पीली मिट्टी देखने को मिलता है। ठीक, तो ध्यान रखेंगे इन चीजों को, कहां मिलता है, एकदम से वो दुनिया भर का जिला तहसील याद रखने की आवश्यकता नहीं है, बस इतना ध्यान में रखना। अच्छा, इसके बाद हम लोग देखते हैं जल धारण क्षमता, ये चीज भी बताना रह गया था। तो जल धारण क्षमता ध्यान रखना, इसकी जो जल धारण क्षमता है ये मध्यम है, उत्पादकता के मामले में भी मध्यम है, क्योंकि देखो इसकी जल धारण क्षमता मध्यम है, मतलब कोई भी मिट्टी कितना अधिक उत्पादक है या कितना अधिक उपजाऊ है, ये किस बात पर निर्धारित करता है कि वह मिट्टी पानी को कितनी देर सोख करके रखता है। अगर कोई मिट्टी पानी को अच्छे से सोख के रखेगा, पकड़ के रखेगा, उसको बहने नहीं देगा, तो वो मिट्टी जो है अधिक उपजाऊ होगी। वहीं दूसरी तरफ अगर कोई मिट्टी पानी को सोख ही नहीं पा रहा है, पानी वहां टिक ही नहीं रहा है, आप पानी डाल रहे हो, आसमान से पानी गिर रहा है, लेकिन वहां पर जो है पानी क्या हो रहा है, वो बह जा रहा है या नीचे जमीन में चला जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में वहां पर कोई चीज जो है उत्पादन नहीं हो पाएगा। ठीक, तो लाल पीली मिट्टी की जल धारण क्षमता किस प्रकार की है, मध्यम है। इसी कारण इस मिट्टी की जो उत्पादकता है वो भी मध्यम है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। आगे बढ़ते हैं, अगर हम निर्माण की बात करें तो इस मिट्टी का जो निर्माण है वो ग्रेनाइट, सिस्ट और आर्कियन चट्टानों के अपर्दन से हुआ है। ठीक, ग्रेनाइट और आर्कियन चट्टानों के अपर्दन से हुआ है। ग्रेनाइट, सिस्ट व आर्कियन चट्टानों के अपर्दन से हुआ है। हम लोगों ने चट्टान वगैरह देखा ना, हमारे छत्तीसगढ़ में आर्कियन चट्टान बहुत ज्यादा विस्तृत है, ग्रेनाइट चट्टानें भी हैं। तो ग्रेनाइट, सिस्ट और आर्कियन चट्टानों के अपर्दन से लाल पीली मिट्टी का निर्माण होता है। तो निर्माण भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है, कभी कभार पूछ लिया जाता है। इस बाद अगला इंपॉर्टेंट चीज कि ये जो लाल पीली मिट्टी है, इसका जो रंग है वो लाल है, थोड़ा सा पीला है। ठीक, इसीलिए इसको लाल पीली मिट्टी कहा जाता है, और इसी को कह देंगे क्या, मटासी। अब यहां पर प्रश्न पूछा जा सकता है कि लाल पीली मिट्टी लाल क्यों है, पीली क्यों है, किस कारण से। ठीक, तो लाल पीली मिट्टी में जो लाल रंग है ना, ठीक, इसका जो लाल रंग है ये इसको मिलता है फेरिक ऑक्साइड से। ठीक, फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड के कारण ये लाल दिखता है। ठीक, उसके बाद पीला, पीला रंग की बात करें तो ये जो है फेरिक सॉरी, यहां थोड़ा सा मेरे से मिस्टेक हो गया, ये फेरिक नहीं है, ये फेरस है। ठीक, ये फेरस होगा, ये फेरस होगा, माफी चाहूंगा, फेरस ऑक्साइड ये है, पीला है, ये है फेरिक ऑक्साइड। ठीक, फेरिक ऑक्साइड। ठीक, तो लाल रंग जो है ये फेरस ऑक्साइड के चलते लाल दिखता है, और फेरिक ऑक्साइड के चलते ये जो है पीला दिखता है। ठीक, ठीक है, ध्यान रखेंगे। फेरस ऑक्साइड जो कि लौह अयस्क के कारण बनता है, ठीक, तो उस कारण वो लाल दिखता है,
और ये फेरिक ऑक्साइड के कारण जो है पीला दिखता है। तो ये दोनों चीजों को ध्यान में रखना, फेरिक ऑक्साइड पीला, फेरस ऑक्साइड लाल। ठीक, तो इतनी बातें आप लोग जो है लाल पीली मिट्टी के संबंध में ध्यान में रखेंगे। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। लाल पीली मिट्टी छत्तीसगढ़ के 50 से 55% भाग में पाई जाती है। ठीक, इसका स्थानीय नाम मटासी है। इसका जो प्रकृति है वो अम्लीय है और इसका पीएच मान कितना निकल करके आता है 6.8। इसकी जल धारण क्षमता मध्यम है, जिस कारण से इसकी उत्पादकता क्षमता भी मध्यम है। इसमें प्रमुख फसल धान का उत्पादन होता है। इसके विस्तार की बात करें तो छत्तीसगढ़ के मैदान का मध्य भाग, पूर्वी बघेलखंड के पठार के कई सारे क्षेत्र और दंडकारण्य के पठार के कई सारे क्षेत्र। इसका निर्माण हुआ है ग्रेनाइट सिस्ट और आर्कियन चट्टानों के अपरदन से। लाल पीली मिट्टी को लाल रंग फेरस ऑक्साइड के कारण मिलता है। ठीक, अर्थात इसमें लोहे की प्रचुरता है। उस पर पीला रंग जो है ये फेरिक ऑक्साइड के कारण इसको मिलता है। ठीक, तो इतनी बातें आप लोग जो है लाल पीली मिट्टी के संदर्भ में ध्यान में रखेंगे। अब हम लोग आते हैं अगली मिट्टी, लाल बलुई मिट्टी। ठीक, लाल बलुई मिट्टी, यहीं पर इसको हम लोग लिखेंगे और आगे फिर कंपैरिजन भी करेंगे। लाल बलुई मिट्टी, सबसे पहले इसका प्रतिशत ध्यान में रखना कि ये 25 से 30% भाग में देखने को मिलता है। मतलब छत्तीसगढ़ का 25 से 30% भाग में लाल बलुई मिट्टी है। इसी को बोल दिया जाएगा लाल रेतीली मिट्टी। ठीक, लाल रेतीली मिट्टी, बलुई मतलब बालू। ठीक, लाल बलुई अथवा लाल रेतीली मिट्टी एक ही चीज है। स्थानीय नाम की अगर हम बात करते हैं तो ये होगा टीकरा। क्या होगा? टीकरा। लाल बलुई मिट्टी का स्थानीय नाम क्या निकल करके आएगा? टीकरा। ठीक, लाल बलुई मिट्टी, इसका स्थानीय नाम टीकरा। ध्यान रखना, प्रकृति की बात करें तो अम्लीय प्रकृति है इसका भी। पीएच मान याद रखने की आवश्यकता नहीं है। इसकी प्रकृति कैसी है? अम्लीय है। अम्लीय प्रकृति का है लाल बलुई मिट्टी या लाल रेतीली मिट्टी। उसके बाद इसमें जल धारण क्षमता की अगर हम बात करें तो इसमें कम देखने को मिलता है। ठीक, जल धारण क्षमता इसकी जो है कम है, एकदम भी कम नहीं है, यह भी ध्यान रखना। बहुत ज्यादा कम भी इसमें देखने को नहीं मिलता है, मतलब थोड़ा सा ठीक ठाक। ठीक, जल धारण क्षमता जो है इसमें कम देखने को मिलता है, ज्यादा इसमें जल धारण क्षमता नहीं है। पानी को ये ज्यादा समय के लिए नहीं रोक पाता है, ध्यान रखोगे। ठीक, उसके बाद अगला चीज कि भाई इसमें अच्छा, जल धारण क्षमता कम है तो इसकी उपजाऊपन भी कम है। ठीक, उपजाऊपन भी इसमें कम देखने को मिलता है। जल धारण क्षमता कम है, पानी को ज्यादा समय के लिए नहीं रोक पाता है, जिस कारण से इसकी उपजाऊ क्षमता भी जो है काफी कम है। तो ऐसी स्थिति में यहां पर जो फसल होगा, धान का फसल अगर आप लेना चाहेंगे तो उसके लिए पानी की आपको बहुत ज्यादा आवश्यकता होगी और ऐसी मिट्टी की आवश्यकता होगी जो पानी को लंबे समय तक रोक के रखे। ठीक, संग्रहित करके रखे। लेकिन यहां पर तो भाई पानी रुक नहीं रहा है, तो यहां पर किस प्रकार की फसल होगी? तो मोटा अनाज। ठीक है, मोटा अनाज। अब जब भी मोटा अनाज कहा जाता है तो वहां पर आपको क्या क्या लेना है? तो मोटे अनाज में मुख्य रूप से आएगा आपका मक्का। ठीक, मक्का आ जाएगा इसमें, कोदो कुटकी आ जाएगा। ठीक, मक्का, कोदो कुटकी, ज्वार, जौ, बाजरा, ये सब चीज जो है मोटे अनाज में आ जाएगा। इनको जो है ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक, तो इस तरह की जो फसलें हैं वो लाल बलुई मिट्टी में अधिक अच्छे तरीके से उत्पादन होता है। ठीक, उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि भाई ये जो है ये किन क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक, तो लाल बलुई मिट्टी जो है ये मुख्य रूप से दंडकारण्य के पठार के उच्च मैदानी भागों में देखने को मिलता है। दंडकारण्य के पठार के
उच्च मैदानी भागों में देखने को मिलता है लाल बलुई मिट्टी। और आप लोग देखोगे कि दंडकारण्य के पठार में अधिकतर क्या उगाया जाता है, मोटा अनाज उगाया जाता है, जैसे कोदो कुटकी वगैरह लगाते हैं ना, वहाँ मक्का वक्का भी ठीक ठाक होता है। इसके अलावा ये जो लाल बलुई मिट्टी है ये पूर्वी बघेलखंड के पठार के उच्च भागों में भी कुछ देखने को मिलता है, लेकिन मुख्य रूप से क्या आपको लगाना है, दंडकारण्य के पठार में लाल बलुई मिट्टी पाई जाती है। ठीक, और इसको जो है बस्तर क्षेत्र में टीकरा कहा जाता है, क्योंकि भाई ये बस्तर क्षेत्र में ज्यादा पाई जाती है दंडकारण्य के क्षेत्र में, तो वहां इसको क्या कहेंगे, टीकरा। उसके बाद अगला चीज कि भाई इसका निर्माण कैसे हुआ है। ठीक, तो इसका निर्माण हुआ है ग्रेनाइट और धारवाड़, सॉरी ग्रेनाइट नहीं है, आर्कियन और धारवाड़, आर्कियन और धारवाड़, आज काफी मिस्टेक कर रहा हूं, माफी चाहूंगा मैं, आर्कियन व धारवाड़, आर्कियन और धारवाड़ क्रम के चट्टानों के अपरदन से इस मिट्टी का सृजन होता है। ठीक, तो आर्कियन और धारवाड़ चट्टानें जब अपरदन होती है ना, जब वो टूटती है, घिसती है, तो उससे जो है इस लाल बलुई मिट्टी का सृजन होता है, निर्माण होता है। ठीक, और एक चीज ध्यान रखना कि जो धारवाड़ चट्टानें हैं यहां से लौह अयस्क की प्राप्ति होती है ना। ठीक, और बस्तर क्षेत्र में आप लोग देखोगे लोहे के काफी सारे भंडार हैं। ठीक, तो वहां नीचे में लोहा है और ऊपर में जो है लाल बलुई मिट्टी, जिसको वहां क्या कहेंगे, टीकरा। एक चीज और ध्यान रखना, किस क्षेत्र में मिट्टियों के क्या क्या नाम है ये भी पूछा जाता है, तो टीकरा जब पूछा जाए तो वो बस्तर में आप लोगों को लगाना है। ठीक, तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं इसको। लाल बलुई मिट्टी, जिसको लाल रेतीली मिट्टी भी कहा जाता है, छत्तीसगढ़ के 25 से 30% भाग में विस्तृत है। इसका स्थानीय नाम टीकरा है। इसका जो प्रकृति है वो अम्लीय है, इसकी जलधारण क्षमता कम है, जिस कारण से ये कम उत्पादक या कम उपजाऊ जमीन है, भूमि है। ठीक, उसके बाद मिट्टी है, कम उपजाऊ मिट्टी है। इसमें मोटा अनाज मुख्य रूप से उत्पादन किया जाता है। यह प्रमुखतः दंडकारण्य के पठार के उच्च भागों में पाई जाती है। इसका निर्माण आर्कियन और धारवाड़ क्रम के चट्टानों के अपरदन से हुआ है। ठीक, अब आते हैं लाल दोमट मिट्टी की ओर। अब हम लोग देखेंगे लाल दोमट मिट्टी, लाल दोमट मिट्टी तीसरी मिट्टी, और इसका जो प्रतिशत है वो 10 से 15% भाग में देखने को मिलता है। छत्तीसगढ़ के 10 से 15% भाग में लाल दोमट मिट्टी देखने को मिलता है। ये जो है भूमि, इसको कहा जाएगा परिया। ठीक, इसको क्या कहा जाता है, स्थानीय नाम, इसका स्थानीय नाम क्या है, परिया। और इसकी प्रकृति भी कैसी है, तो अम्लीय प्रकृति है। ठीक, इसकी प्रकृति भी अम्लीय है। इसकी प्रकृति भी क्या है, अम्लीय। अब यहां पर एक चीज आप लोग देखिएगा, अभी तक हम लोगों ने जितनी मिट्टियां पढ़ी सभी अम्लीय है, ये भी अम्लीय होगी, सिर्फ ये जो है क्षारीय होगी। ठीक, अब इसमें आते हैं जलधारण क्षमता की बात करते हैं, तो न्यूनतम सबसे कम। ठीक, इसकी जो जलधारण क्षमता है वो न्यूनतम है, सबसे कम। ठीक, जलधारण क्षमता इसकी कैसी है, न्यूनतम है, बहुत कम, सबसे कम देखने को मिलता है। होता क्या है कि जो लाल दोमट मिट्टी है, इसके जो रजक हैं, मतलब लाल दोमट मिट्टी की जो बनावट है, जो इसकी जो प्रकृति है, उसमें बड़े बड़े मतलब कंकड़ पत्थर टाइप का होता है।
ठीक, मतलब मिट्टी कैसी होनी चाहिए, एकदम चिकनी होनी चाहिए ना, ये वैसी नहीं है। इसमें कंकड़ पत्थर टाइप का होता है, बोल्डर टाइप का होता है। ठीक, तो उस कारण से लाल दोमट मिट्टी में बड़े बड़े छिद्र बन जाते हैं। बड़े बड़े छिद्र बन जाते हैं तो पानी जो है लंबे समय तक नहीं टिक पाता है, उन छिद्रों के माध्यम से वो जमीन के अंदर चला जाता है और या फिर इधर उधर चला जाता है। ठीक, तो पानी यहां पर लंबे समय तक नहीं टिक पाता है, जिस कारण से ये जो है पानी को ज्यादा समय के लिए नहीं रोक पाता है और इसकी जो उपजाऊ क्षमता है वो उतनी ज्यादा नहीं हो पाती है, बहुत कम है इसकी उपजाऊ क्षमता। ठीक, ध्यान रखेंगे इस चीज को। तो इस कारण से यहां पर जो उत्पादन होता है मुख्य रूप से मोटा अनाज। ठीक, तो यहां पर भी किस तरह के अनाज का उत्पादन होगा, मोटे अनाज का उत्पादन होगा, लेकिन उतना ज्यादा नहीं होगा, ये भी ध्यान में रखेंगे। ठीक, मोटे अनाज के लिए ना प्रमुख रूप से ये वाली मिट्टी, लाल बलुई मिट्टी, लाल दोमट को नहीं लगाएंगे, क्योंकि भाई वहां पर आप धान नहीं लगा सकते, कुछ ना कुछ लगाएंगे। अधिकतर जो है ना लाल दोमट मिट्टी वो खाली रहती है, ये भी ध्यान रखना, उसमें उतनी ज्यादा खेती नहीं की जाती है, लेकिन जिसके पास होता है तो कुछ ना कुछ वो लगा लेता है, मोटा अनाज वगैरह। ठीक, आगे देखते हैं। तो ये सबसे कम उपजाऊ है, अब ये मिट्टी कहां पाया जाता है, तो ये जो है बस्तर के मैदान में देखने को मिलता है। ठीक, बस्तर का मैदान। अब हम लोगों ने छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन पढ़ा था, तो वहां पर मैंने आप लोगों को बताया था बस्तर का मैदान कहां पर है, तो वो आएगा आपका सुकमा। ठीक, दंतेवाड़ा आ जाएगा, दंतेवाड़ा, उसके बाद बीजापुर। बस्तर का जो दक्षिणी भाग है ना, या छत्तीसगढ़ का जो दक्षिणी भाग है, वो बस्तर के मैदान के रूप में जाना जाता है। ठीक, तो यहां पर जो है प्रमुखतः लाल दोमट मिट्टी देखने को मिलती है। इसके अलावा ये जो है ना हसदेव रामपुर बेसिन में भी देखने को मिलता है, ये भी ध्यान में रखना, हसदेव रामपुर बेसिन में भी ये जो मिट्टी है देखने को मिलता है। हसदेव रामपुर बेसिन, यहां पर भी जो है यह मिट्टी देखने को मिलती है, लाल दोमट मिट्टी। ठीक, तो इतनी बातें याद रखना है आपको लाल दोमट मिट्टी के संदर्भ में। इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखना कि लाल दोमट मिट्टी में चूंकि ये पानी को ज्यादा लंबे समय तक रोक कर नहीं रख पाती है, तो इस कारण से ना जब पानी की कमी हो जाती है तो ये बहुत ज्यादा कठोर हो जाती है। ठीक, और इस मिट्टी में लोहा और क्ले की अधिकता है, लोहा और क्ले की अधिकता है। अब लोहा की अधिकता है, इसी कारण ये जो है इसका जो रंग है वो लाल हो जाता है। ठीक, फेरस ऑक्साइड के चलते। उस वक्त दोमट, दोमट जिसको क्ले कहा जाता है, उसकी अधिकता है यहां पर, तो पानी वगैरह कम हो जाएगा, मतलब गर्मियों के समय में जब पानी की कमी हो जाएगी तो उस टाइम पर ये कैसी हो जाएगी, एकदम कठोर हो जाएगी। ठीक, एकदम कड़ा। तो उस स्थिति में यहां पर आप खेती वगैरह नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भाई पानी को ज्यादा समय तक ये तो सोख ही नहीं पाता है, तो खेती कहां से होगी। ठीक, तो थोड़ा बहुत इस तरह का अनाज यहां पर जो है, यह फसल जो है यहां लिया जाता है, लेकिन प्रमुख फसल नहीं है, यह भी ध्यान रखना। ठीक, चाहो तो आप इसको स्कीप भी कर सकते हो। ठीक, क्योंकि अधिकतर जो है देखा गया है बस्तर क्षेत्र में इसको खाली छोड़ दिया जाता है या कुछ ना कुछ ऐसे लगा लिया जाता है जिसके पास कुछ भी व्यवस्था हो। ठीक, तो ये था लाल दोमट मिट्टी। इसका भी एक बार थोड़ा सा हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहला चीज तो ध्यान रखना है कि ये 10 से 15% भाग पर विस्तृत है, छत्तीसगढ़ के 10 से 15% भाग में। इसका स्थानीय नाम परिया है। प्रकृति इसकी अम्लीय है। जल धारण क्षमता कैसी है, न्यूनतम, सबसे कम। इसी कारण इसकी उत्पादकता भी जो है, उपजाऊपन भी सबसे कम है। इसमें कोई खास फसल नहीं लिया जाता है, फिर भी थोड़ा बहुत मोटा अनाज लगा लिया जाता है। ठीक, तो ये मुख्य रूप से बस्तर के मैदान में पाई जाती है, जिसमें सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर का क्षेत्र आता है। उस पर हसदेव रामपुर बेसिन में भी यह मिट्टी देखने को मिलती है। अब आते हैं चौथी मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी।
ठीक। लेटेराइट मिट्टी, प्रतिशत उतना याद मत रखना क्योंकि भाई अब तो कुछ बचा नहीं ना, 50, 25, 75, 85। ठीक, तो ये थोड़ा सा लगभग मान लो मोटा माटी 10% इसको ले सकते हैं, इसको 5% ले सकते हैं। ठीक, लेकिन इसका भी प्रतिशत काफी ज्यादा है। ठीक, मतलब थोड़ा सा ज्यादा होगा, 7-8%। तो लेटेराइट मिट्टी की बात करते हैं, प्रतिशत अब नहीं लिखूंगा। तो सबसे पहले इसका स्थानीय नाम, तो इसको बोला जाता है मुर्मी, इसके अलावा इसको बोला जाएगा भाठा। कई स्थानों पर इसमें जहां खेती नहीं होती है वो बंजर भी बोल दिया जाता है, बंजर भूमि। नॉर्मली बंजर भूमि, जिस भूमि पर खेती नहीं होती या जो भूमि खेती लायक नहीं होती, उसको बंजर बोल दिया जाता है। ठीक, तो इसका स्थानीय नाम क्या है? मुर्मी और भाठा। ठीक, इसके प्रकृति की बात करें तो ये उच्च अम्लीय है, बहुत ज्यादा अम्लीय। देखो अम्ल और क्षार कैसे निकालते हैं, थोड़ा सा इसको मैं बताता हूं। तो 7 को आधार माना जाता है, इधर बढ़ते जाएगा ना, 8 होगा, 9 होगा, तो ये क्षारीय होगा। ठीक, ये क्या होगा? क्षार। इधर बढ़ते जाएगा 7 के बाद, उसके बाद इधर बढ़ेगा, घटेगा 6, 5, 4, तो ये क्या होगा? अम्ल होगा। ठीक, अम्ल। तो जो इधर जितना कम होता जाएगा वो उतना ज्यादा अम्लीय होता जाएगा। ठीक, मतलब अगर कोई 4 है तो बहुत ज्यादा अम्लीय है, 5 है तो वो थोड़ा कम है, 6 है तो वो थोड़ा कम है, इस टाइप से। ठीक, तो ये जो है उच्च अम्लीय है। इसका पीएच मान कितना निकल करके आता है? तो 5.2 इसका पीएच निकल करके आता है। ठीक, पीएच मान। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इन सब चीजों को भी आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक, तो इसका जो पीएच मान है वो बहुत कम है, तो भाई ये उच्च अम्लीय है। अब उच्च अम्लीय होने के कारण इसमें आप किसी भी प्रकार के फसल नहीं ले सकते। ठीक, किसी भी प्रकार का फसल नहीं ले सकते। न तो आप यहां पर धान लगा सकते हैं, ठीक, न आप धान लगा सकते हैं, न मोटा अनाज लगा सकते हैं। तो भाई करे तो करे क्या? तो यहां पर होता क्या है, इस प्रकार की भूमि में बागवानी फसल लिया जाता है। ठीक, अगर हम इसके जल धारण क्षमता की बात करें तो न तो बहुत ज्यादा कम है और न बहुत ज्यादा अधिक है, मतलब बीच का हम मान के चल सकते हैं, थोड़ा बहुत कम हम लोग ले सकते हैं। तो यहां पर हम फसल की बात करें तो बागवानी फसल, बागवानी फसल, क्योंकि यहां पर आप कोई फसल नहीं ले सकते ना, कोई अनाज का उत्पादन नहीं कर सकते आप, न धान लगा सकते हैं, न मोटा अनाज लगा सकते हैं, न गेहूं लगा सकते हैं, न कपास वगैरह लगा सकते हैं। ठीक, तो यहां पर बागवानी फसलें ली जाती है। अब बागवानी फसलें क्या होती है? हार्टिकल्चर जिसको बोलते हैं ना, तो यहां पर फल फूल वो सब चीजें लगाया जाता है। ठीक, जैसे कि यहां पर लीची का उत्पादन किया जाता है, टमाटर का उत्पादन किया जाता है, आलू का उत्पादन किया जाता है। ठीक, ऐसे ही जो है कुछ अन्य प्रकार के फल भी इसमें लगाए जाते हैं। ठीक, औषधीय पौधे भी यहां पर लगाए जाते हैं। ठीक, तो ऐसी जो मिट्टी जो मुर्मी टाइप की हो, भाटा टाइप की हो, तो वहां पर जो है बागवानी फसलें ली जाती है। ठीक, अब इसका जो विस्तार है कहां पर है, तो ये हमको मुख्य रूप से देखने को मिलेगा जसपुर सामरी पाट प्रदेश में। ठीक, कहां देखने को मिलेगा? जसपुर सामरी पाट प्रदेश में ये हमको देखने को मिलेगा, जसपुर सामरी पाट प्रदेश। यहां प्रमुखतः हमको ये मिट्टी देखने को मिलती है। इसके अलावा अन्य कई क्षेत्रों में भी हमको जो है लेटेराइट मिट्टी देखने को मिलती है। कहां कहां पर? भाई ये तो हो गया हमारा जसपुर सामरी पाट प्रदेश। इसके अलावा ये धमतरी में भी कुछ स्थानों पर देखने को मिलेगी, जांजगीर चांपा में भी देखने को मिलेगी, शक्ति में भी देखने को मिलेगी, कोरबा में भी देखने को मिलेगी, महासमुंद में, अंबिकापुर में, उसके बाद कोरिया में भी, रायगढ़ में भी कुछ देखने को मिलेगा। ठीक, और बस्तर के उच्च क्षेत्रों में भी ये देखने को मिलता है। ठीक, बस्तर के उच्च क्षेत्रों में भी ये देखने को मिलता है। ठीक, तो बस्तर के उच्च क्षेत्रों में भी देखने को मिलता है। यहां वहां थोड़ा बहुत देखा होगा आप लोगों ने, आपके गांव में भी कुछ ऐसी भूमि होगी, ऐसा जमीन होगा, ठीक, ऐसी मिट्टी होगी जहां पर धान नहीं लगाया जा सकता, न तो वहां मक्का लगाया जा सकता है, न तो वहां कपास लगाया जा सकता है। तो वहां लोग क्या करते हैं? सब्जियां लगा देते हैं ना,
सब्जी लगा देते हैं, कुछ भी सब्जी वब्जी लगा देंगे, या कोई अगर लगाना चाहे तो फूल वूल भी लगा लेते हैं। अधिकतर सब्जियां लगाया जाता है, ठीक, सब्जियां फल वगैरह लगाया जाता है, ठीक। तो इस टाइप की मिट्टी में, लेटेराइट मिट्टी में क्या लगाया जाएगा? बागवानी फसलें, फल, सब्जियां। और ये मुख्य रूप से जसपुर सामरी पाट प्रदेश में पाया जाता है, और छत्तीसगढ़ के अनेक स्थलों में, थोड़ा बहुत जो ऊंचा इलाका है वहां पर जो है ये देखने को मिलता है, ठीक। तो ध्यान रखेंगे। उस पर देखिएगा, इस मिट्टी में, लेटेराइट मिट्टी में लोहा और एल्यूमिनियम की अधिकता देखने को मिलती है। लोहा और एल्यूमिनियम की अधिकता यहां देखने को मिलती है, और लोहा और एल्यूमिनियम की अधिकता के कारण ये जो मिट्टी है ना, ये बहुत ज्यादा कठोर होती है, ठीक, बहुत ज्यादा कठोर होती है। इसी कारण इस मिट्टी का प्रयोग भवन निर्माण में भी किया जाता है, ठीक। कठोर होती है तो कुछ कुछ काम में लाया जाता है, मुरुम मुरुम बिछा दिया जाता है ना, जैसे सड़क में कई सारे लोग आंगन में भी बिछाते थे, सड़कों में बिछाया जाता था पहले, तो वो काफी मस्त कठोर होता था, बांधे रखता था, ठीक। तो ये लेटेराइट मिट्टी, स्थानीय नाम मुर्मी या भाटा, उच्च अम्लीय है, पीएच मान ध्यान रखना है 5.2, ठीक। उसके बाद जल धारण क्षमता की बात करें तो लगभग मध्यम इसको हम लोग मान के चलेंगे, मध्यम से भी थोड़ा कम, ठीक, क्योंकि मुर्मी है ना, थोड़ा सा कंकड़ पत्थर, मुरुम मतलब कंकड़ पत्थर वाला है, कंकड़ पत्थर इसमें होता है, ठीक। तो कंकड़ पत्थर होता है तो वो पानी को लंबे समय तक सोख करके नहीं रोक पाएगा, ठीक, नहीं सोख पाएगा। तो ऐसी स्थिति में इसकी जो जल धारण क्षमता है वो कम होगी, ठीक। तो मैं यहां कम ही लिख देता हूं, लेकिन न्यूनतम नहीं करना है, ठीक, कम ही लिख देते हैं, न्यूनतम नहीं करते हैं, क्योंकि न्यूनतम तो ये है क्योंकि इसमें बड़े बड़े कंकड़ पत्थर देखने को मिलते हैं। उसके बाद थोड़ा सा छोटा छोटा कंकड़ पत्थर यहां देखने को मिलता है, ठीक। उसके बाद बागवानी फसलें यहां ली जाती है, और जसपुर सामरी पाट प्रदेश और कुछ उच्च क्षेत्रों में यह मिट्टी देखने को मिलती है, ठीक। अब आते हैं हम लोग अपने आखिरी मिट्टी पर, काली मिट्टी, काली मिट्टी, ठीक। अच्छा, एक चीज बताना रह गया है कि ये जो मिट्टी है लेटेराइट मिट्टी, इसका रंग कैसा होता है? इसका रंग होता है लाल भूरा, ठीक, लाल भूरा टाइप का इसका रंग होता है, लाल भूरा टाइप का इसका रंग देखने को मिलता है, थोड़ा सा कत्था टाइप का भी हो जाता है, ठीक है ना। अब आते हैं काली मिट्टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट मिट्टी है, ठीक। इसका स्थानीय नाम की अगर हम बात करें तो कन्हार, कन्हार, इसको रेगुर भी बोला जाता है, इसको भर्री मिट्टी भी बोला जाता है, रेगुर, भर्री, ठीक। इसके बाद इसको बोला जाएगा चीका, मैं ऊपर लिख देता हूं चीका, क्योंकि इसमें चीका की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, तो चीका मिट्टी भी बोल दिया जाता है। इसके बाद इसको कई स्थानों पर बस्तर क्षेत्र में गभार बोल दिया जाता है, ठीक। तो ये इसके स्थानीय नाम है, कन्हार, रेगुर, भर्री, गभार, चीका, ठीक, काली मिट्टी के। काफी बार पूछा गया है कि काली मिट्टी को क्या कहा जाता है, तो कन्हार, ध्यान रखना है। अभी सबको मैं एक साथ आप लोगों को रिवीजन करवाऊंगा। उसके बाद बात करते हैं इसके प्रकृति की। तो इसकी जो प्रकृति होती है वो होती है क्षारीय, ठीक। इसकी प्रकृति कैसी होगी? क्षारीय। अभी तक हम लोगों ने जितनी भी मिट्टियां देखा उनकी प्रकृति किस प्रकार थी? तो अम्लीय प्रकृति थी ना, लेकिन इसकी प्रकृति कैसी है? क्षारीय देखने को मिलता है। इसका पीएच मान भी आप लोग ध्यान में रखना, 7.6 पीएच इसका देखने को मिलता है। पीएच मान 7.6 पीएच, ठीक। तो सर्वाधिक पीएच मान इसका है, तो ये क्षारीय है। अब यहां पर ध्यान रखना कि ये जो मिट्टी है काली मिट्टी, ये क्षारीय प्रकृति की है, तो इसकी जो उपजाऊपन है ना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो ये सर्वाधिक उपजाऊ है। और इसके जो रजक कण हैं, रजक कण जो मतलब मिट्टी के जो कण होते हैं ना उनको रजक कण बोला जाता है। जैसे कि मैंने बताया लाल दोमट, उसके जो रजक कण हैं वो बड़े बड़े होते हैं, मतलब कंकड़ पत्थर टाइप का होता है, कई जगह बोल्डर टाइप का भी होता है जमीन के अंदर भी, क्योंकि मिट्टी खाली ऊपर में नहीं होता है, नीचे तक होता है ना, ठीक। तो बड़े बड़े बोल्डर टाइप का होता है, तो उससे बड़े बड़े छिद्र बन जाते हैं, ठीक। मतलब कि जहां कंकड़ पत्थर होगा ना थोड़े से बड़े बड़े होंगे, तो बीच बीच में गैप आता जाएगा ना,
वहीं अगर कंकड़ पत्थर एकदम छोटे छोटे हो, बारीक बारीक हो, जैसे रेत होता है बारीक बारीक, तो उसको आप धसाते जाओगे तो एकदम पूरा दबता चला जाएगा ना, टाइट होता चला जाएगा। लेकिन वहीं आप जो कंक्रीट है, गिट्टी जिसको बोला जाता है, जो बड़ा वाला गिट्टी आता है ना, तो उसमें आप लोग देखोगे कि बीच बीच में थोड़ा सा गैप आता जाएगा, ठीक। तो वैसे ही तो इनके जो रजक कण है ना, क्या बोल रहा हूं मैं, रजक कण, और जो छिद्र बनता है उसको रजक छिद्र बोला जाता है, ठीक। तो रजक कण, कोई भी जो मिट्टी है उसकी जो उत्पादक क्षमता है, उपजाऊपन है, वो रजक कण पर निर्धारित करता है। जिसका रजक कण बड़ा बड़ा होगा तो वो पानी को लंबे समय तक रोक करके नहीं रख पाएगा, जिस कारण से उसकी उपजाऊ क्षमता कम हो जाएगी, ठीक। जिसके रजक कण कम होंगे, मतलब मिट्टी के जो दाने हैं वो बारीक होंगे, तो वो पानी को लंबे समय तक सोख के रखेंगे ना, ठीक। तो यहां पर जो काली मिट्टी है, इसके जो रजक कण हैं वो काफी छोटे हैं, काफी बारीक हैं, इसी कारण से वो पानी को काफी समय तक रोक के रख सकते हैं। तो इसकी जलधारण क्षमता कैसी है, सर्वाधिक, ठीक। जलधारण क्षमता कैसी है, सर्वाधिक। और वहीं उत्पादकता की अगर हम बात करें, बार बार मैं उत्पादकता बोल रहा हूं, माफी चाहूंगा, उपजाऊपन बोलना चाहिए, ठीक। उपजाऊपन की अगर हम बात करें तो वहां पर काली मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ हो जाती है, ठीक। काली मिट्टी क्या हो जाती है, सर्वाधिक उपजाऊ हो जाती है। आपको पूछा जाएगा हमारे छत्तीसगढ़ की सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, तो वहां आपको लगाना क्या है, अपना क्या बोल, काली मिट्टी, ठीक। ये सबसे ज्यादा उपजाऊ है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि भाई इसमें फसल क्या लगाया जाता है, ठीक। तो फसल यहां पर देखिएगा आप लोग, ये जो मिट्टी है काली मिट्टी, चूंकि ये बहुत ज्यादा उपजाऊ है तो आप यहां कुछ भी लगा सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी फसलें होती है जो आप कम उपजाऊपन वाले भूमि पर नहीं लगा सकते हैं। जैसे कि अगर धान की बात करें तो भाई धान जो मध्यम उपजाऊ वाला जमीन है वहां पर भी आप लगाइए, बड़े अच्छे तरीके से होगा। लगाते तो लोग यहां भी हैं, लेकिन वहां पर जो है उत्पादन कम मिलता है। लेकिन अगर आप यहां लगाएंगे तो अच्छा खासा उत्पादन मिलेगा। लेकिन कुछ ऐसी फसलें हैं जो आप इनमें नहीं लगा सकते, तो वैसी फसलों के लिए ये काफी ज्यादा उपयुक्त है। वो फसलें क्या होती है, रबी की फसलें, ठीक। रबी फसल, अब रबी फसल में क्या क्या आएगा सुनते जाना, चना, गेहूं, कपास, सोयाबीन, ठीक, गन्ना, इस टाइप की जो फसलें हैं वो काली मिट्टी में बहुत अच्छे तरीके से होती है। काफी बार क्वेश्चन भी पूछा गया है कि कपास किस मिट्टी में उत्पादन किया जाता है, काली मिट्टी में। तो आपको कपास लगाना है, गेहूं लगाना है, चना लगाना है, गन्ना लगाना है, ठीक। इस टाइप की जो फसलें लगानी है तो वो कहां होगा, काली मिट्टी में होगा, ठीक। मक्का मत लेना, मक्का मोटा अनाज में आता है, वो तो आप यहां लगा देंगे लाल बलुई मिट्टी में तो बढ़िया से हो जाएगा, ठीक है ना, मोटे अनाज में आता है मक्का। बाकी चना, गन्ना, कपास, उसके बाद गेहूं, सोयाबीन, इस टाइप की फसलों के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है, काली मिट्टी। मूंगफली वो भी काली मिट्टी में लगाई जाती है, ठीक है ना। तो इस टाइप की जो फसलें हैं रबी फसल की श्रेणी में जो आते हैं वो काली मिट्टी उसके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होती है, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं कि काली मिट्टी का विस्तार कहां कहां पर है, भाई कहां कहां ये पाया जाता है। तो बात करते हैं काली मिट्टी की, तो ये जो है मोटा माटी अगर हम लोग देखें तो काफी कम क्षेत्र में ये पाया जाता है छत्तीसगढ़ के, लेकिन लगभग छत्तीसगढ़ के हर जगह थोड़ा बहुत देखने को मिलता है। लेकिन मुख्य रूप से ध्यान रखना, काली मिट्टी हमको देखने को मिलेगी चिल्फी घाटी में। कहां पर है चिल्फी घाटी, तो कबीरधाम जिले में, ठीक। चिल्फी घाटी जो मैकल पर्वत श्रेणी है ना, वहां पर आप मैकल पर्वत श्रेणी भी लगा सकते हो क्योंकि उसी में तो चिल्फी घाटी आती है ना। तो चिल्फी घाटी में प्रमुखतः हम लोग देखते हैं काली मिट्टी, इसलिए उस तरफ देखना, गन्ना, कपास, उसके बाद सोयाबीन काफी लगाया जाता है। अब देखो यहां गन्ना काफी लगाया जाता है चिल्फी घाटी में, काली मिट्टी है चिल्फी घाटी में, इस क्षेत्र में मैकल पर्वत श्रेणी में गन्ना बहुत ज्यादा लगाया जाता है। तो इसीलिए आप लोग देखेंगे कि कबीरधाम जिले में हमारे छत्तीसगढ़ का पहला शक्कर कारखाना खुला हुआ है ना, क्या नाम है उसका बताइएगा, शक्कर कारखाने का, ठीक। तो जहां मतलब जिस चीज का उत्पादन होगा वहीं तो उसका कारखाना बनेगा ना, ऐसा तो है नहीं कि दूर बनेगा, ठीक। तो यहां काली मिट्टी है, गन्ने का उत्पादन ज्यादा होता है तो वहां खोल दिया गया शक्कर कारखाना, ठीक। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बस्तर क्षेत्र में भी हमको काली मिट्टी देखने को मिलती है, ठीक।
बस्तर क्षेत्र में भी काली मिट्टी देखने को मिलेगी, सरगुजा क्षेत्र में भी काली मिट्टी देखने को मिलेगी। उसके बाद महानदी बेसिन के अनेक भागों में भी हमको काली मिट्टी देखने को मिलेगी। जैसे रायगढ़ वाला जो क्षेत्र है ना, रायगढ़ महासमुंद वाला क्षेत्र, अभी तो बीच में सारंगगढ़ आ गया, तो वहां पर भी काली मिट्टी देखने को मिलती है। इसके अलावा धमतरी बालोद जैसे मतलब थोड़ा थोड़ा जो है इधर उधर काली मिट्टी देखने को मिलती है। लगभग संपूर्ण छत्तीसगढ़ में इधर उधर थोड़ा देखने को मिलेगा, बहुत ज्यादा नहीं। ठीक, तो मुख्य रूप से आपको चिल्फी घाटी पकड़ना है और अन्य क्षेत्रों में भी काली मिट्टी देखने को मिलती है। मतलब आप देखेंगे कि हमारे छत्तीसगढ़ में चना बहुत जगह लगाया जाता है, गन्ना भी बहुत जगह लगाया जाता है। बस्तर में भी शक्कर कारखाना हुआ करता था, नहीं बस्तर में नहीं, बालोद में है ना शक्कर कारखाना है, अभी भी वहां पर है। ठीक, तो बालोद के आसपास भी काली मिट्टी देखने को मिलती है, तभी तो वहां शक्कर कारखाना बना हुआ है ना। इसके बाद एक और भी कहीं है मेरे ख्याल से शक्कर कारखाना, हाँ शायद उत्तर में कहीं पर है ना, महामाया शक्कर कारखाना शायद सूरजपुर या कहीं है, मैं भूल रहा हूं। ठीक, आप लोग बताइएगा। 4 या 5 शक्कर कारखाने हैं हमारे यहाँ, 4 शक्कर कारखाने, कहाँ कहाँ हैं ये बताइए आप लोग। ठीक, तो जहां गन्ने का उत्पादन होगा मतलब आसपास क्या होगा, काली मिट्टी। जहां कपास का उत्पादन होगा, सोयाबीन का उत्पादन होगा, वहां पर क्या होगा, काली मिट्टी। जो बेमेतरा है वहां पर भी काली मिट्टी देखने को मिलता है, सोयाबीन वगैरह उत्पादित किया जाता है ना। ठीक, लेकिन मध्य छत्तीसगढ़ में अधिकतर हमको देखने को मिलेगा लाल पीली मिट्टी, क्योंकि वहां धान लगाया जाता है। ठीक, तो काली पीली मिट्टी के संबंध में ये चीज। अब आगे हम लोग देखते हैं काली मिट्टी के संदर्भ में ठीक, इसका जो निर्माण है उसको हम लोग छोड़ देते हैं। अब आते हैं हम लोग इसके रंग के ऊपर। ठीक, कि भाई ये काला क्यों है। ठीक, काला रंग इसको क्यों मिलता है, तो काला रंग इसको मिलता है फेरिक टाइटेनियम के फेरिक टाइटेनियम के कारण। ठीक, इसका जो काला रंग है वो क्यों है, फेरिक टाइटेनियम के कारण। फेरिक टाइटेनियम, फेरिक टाइटेनियम। ठीक, फेरिक टाइटेनियम के कारण ये जो है काले रंग का दिखता है। ठीक, ध्यान रखना। उसके बाद देखना कि इसके जो रजक कण हैं वो काफी छोटे होते हैं, बारीक होते हैं, जिस कारण से ये जो है पानी को लगभग 50-60% रोक लेता है। मतलब पानी इसमें जो है लंबे समय तक टिकता है, जिस कारण से ये जो है बहुत ज्यादा उपजाऊ हो जाती है। ठीक, अच्छा निर्माण मैंने लिखा हुआ है, इसको लिख लेते हैं। निर्माण, तो निर्माण इसका हुआ है लावा से इसका निर्माण हुआ है। ठीक, ये लावा निर्मित मिट्टी इसको बोला जाता है बेसाल्ट चट्टानों के अपर्दन से। ठीक, बेसाल्ट चट्टान के अपर्दन से ये लावा निर्मित मिट्टी इसको बोला जाता है। ठीक, लावा निर्मित। ठीक, इतनी बातें काली पीली मिट्टी के संदर्भ में ध्यान रखना है। अब थोड़ा सा हम लोग जो है इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो काली मिट्टी स्थानीय नाम क्या है, कन्हार, सबसे ज्यादा फेमस कन्हार। उसके बाद रेगुर, भर्री, गभार, चीका के नाम से भी जाना जाता है। इस मिट्टी में चीका की मात्रा बहुत ज्यादा है। ठीक, उसके बाद इसकी प्रकृति की बात करें तो ये क्षारीय है, 7.6 इसका पीएच मान निकल करके आता है। जल धारण क्षमता सर्वाधिक है, इसी कारण से उपजाऊपन भी सर्वाधिक देखने को मिलता है। इसमें रबी फसल प्रमुख रूप से लिया जाता है, चना, गन्ना, कपास, सोयाबीन, मूंगफली, उसके बाद गेहूं वगैरह इसमें जो है अच्छे से लगाया जाता है। ठीक, उसके बाद इसका विस्तार जो है चिल्फी घाटी में प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। इसके अलावा अन्य कई सारे क्षेत्रों में भी देखने को मिलता है। इसमें काला रंग जो है फेरिक टाइटेनियम के कारण है। ठीक, और इसका निर्माण जो है बेसाल्ट चट्टानों के अपर्दन से हुआ है और ये लावा निर्मित मिट्टी इसको कहा जाता है। ठीक, तो ये हो गया भैया हमारा 5 प्रकार का मिट्टियां। इसके बाद अभी हम लोग कुछ और मिट्टियों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे डोरसा मिट्टी और कुछ मिट्टियों के स्थानीय नाम। ज्यादा नहीं बचा है, एक बार हम लोग इस पूरे को रिवाइज कर लेते हैं। आप लोग अगर नोट्स बनाते हैं ना तो इस टाइप से भी बना सकते हैं, या फिर एक के ऊपर
पहले इसको लिख लो फिर उसके नीचे दूसरा लिख लो, ऐसे भी कर सकते हो। ऐसे करोगे तो ज्यादा अच्छा होगा, ठीक, टेबल टाइप का। तो देख लेते हैं एक बार शुरू से, और अब ऐसे देखेंगे। अभी हमने ऐसे देखा ना, अब ऐसे देखेंगे, ठीक। तो 5 प्रकार की मिट्टियां हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं विस्तार की। तो सर्वाधिक विस्तृत मिट्टी कौन सी है हमारे छत्तीसगढ़ की, मतलब सबसे ज्यादा मिट्टी कौन सी मिट्टी हमारे छत्तीसगढ़ में पाई जाती है, यह आपसे पूछा जाता है। तो आप लोग क्या लगाएंगे, लाल पीली मिट्टी, जो कि 50-55% भाग में विस्तृत है। सर्वाधिक क्वेश्चन पूछा जाएगा, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है, लाल पीली मिट्टी, ठीक। दूसरा, 25 से 30% भाग में लाल बलुई मिट्टी है। तीसरे नंबर पे आ जाएगा लाल दोमट मिट्टी, चौथे में आ जाएगा लेटेराइट, पांचवें में आ जाएगा काली मिट्टी, ठीक। अब यहां पर देखो, आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन में देगा मटासी, कन्हार, टीकरा, भाठा, परिया, ऐसे टाइप से दे देगा। तो क्या लगाना है, मटासी। दोनों तरह से ऑप्शन देता है, ये भी, ठीक। तो स्थानीय नाम की बात करते हैं तो लाल पीली मिट्टी को कहते हैं मटासी, मट्टी जैसे दिख रहा है ऐसे बोलेंगे ना, मटासी। लाल बलुई मिट्टी, जिसको लाल रेतीली मिट्टी भी कहा जाता है, बालू रेत है, मतलब थोड़ा सा वो जो है हल्का सा उसके जो रजक कण हैं थोड़े से बड़े बड़े होंगे, एकदम भी बड़े बड़े नहीं, जो रेत होता है ना उस टाइप का। बाकी जो नॉर्मल जो मिट्टी होता है उसके रजक कण काफी बारीक होते हैं, तो चिकनी होती है ना, कुछ मिट्टियां, काली मिट्टी बहुत चिकनी होती है, ये भी थोड़ी चिकनी होती है, लेकिन ये थोड़ी सी जो है दरदरी टाइप की होगी, ठीक। तो रेतीली मिट्टी, तो इसको क्या बोलेंगे, लाल बलुई लाल रेतीली को टीकरा, ठीक, बस्तर क्षेत्र में, और वहीं अधिकतर पाया जाता है। उसके बाद लाल दोमट मिट्टी को कहेंगे परिया, लेटेराइट मिट्टी को कहेंगे मुरमी अथवा भाठा, काली मिट्टी को कहेंगे कन्हार, रेगूर, भर्री, गभार, चीका, ठीक, ध्यान रखना है, याद रखना है। उसके बाद आते हैं हम लोग प्रकृति कि इन मिट्टियों की प्रकृति कैसी है। तो यहां पर देखना आप लोग कि लाल पीली मिट्टी, लाल बलुई मिट्टी, लाल दोमट मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी, ये चारों मिट्टियां जो है ये अम्लीय प्रकृति की है, अम्ल प्रकृति की है, ठीक। केवल ये जो काली मिट्टी है इसकी प्रकृति कैसी है, क्षारीय है। तो आप लोगों को क्वेश्चन दे देगा कि निम्न में से किस मिट्टी की प्रकृति अम्लीय नहीं है। ऑप्शन में इधर के 3 दे देंगे और ये दे देंगे। तो ध्यान रखना कि ये इसकी प्रकृति अम्लीय नहीं है, इसकी प्रकृति कैसी है, क्षारीय है, ठीक। ये भी ध्यान में रखना है। अलग अलग तरीके से घुमा फिरा के बहुत तरीके से पूछ सकता है। कुछ के पीएच वैल्यू आपको ध्यान रखना है, जैसे कि लाल पीली मिट्टी मटासी, इसका पीएच वैल्यू कितना निकल के आता है, 6.8 आता है। तो कई बार थोड़ा सा ज्यादा भी आ जाता है तो वो क्षारीय हो जाता है, ठीक। उसके बाद इनका मत ध्यान रखना, ये सबसे ज्यादा अम्लीय है 5.2, जितना नीचे जाता जाएगा उतना ज्यादा उसकी अम्लीयता बढ़ता जाएगा, और इसका है 7.6 पीएच मान, ठीक। तो ध्यान रखेंगे कौन सी मिट्टी सबसे ज्यादा अम्लीय है, कौन सी मिट्टी सबसे ज्यादा क्षारीय है। एक ही क्षारीय है ना, और जो मिट्टी क्षारीय होता है वो अधिक उपजाऊ होता है, और जो मिट्टी बहुत ज्यादा अम्लीय होगा वो कम उपजाऊ होगा। तो यहाँ लेटेराइट मिट्टी बहुत ज्यादा अम्लीय है तो उसकी उत्पादन क्षमता भी कम है, ठीक। अब आते हैं जल धारण क्षमता। जल धारण क्षमता, कौन सी मिट्टी जल को कितने देर तक धारण करके रख सकती है, रोक के रख सकती है, ठीक। तो यहां पर देखना लाल पीली मिट्टी, इसकी जो जल धारण क्षमता है ये मध्यम देखने को मिलती है, ठीक। मध्यम मतलब न ज्यादा बहुत ज्यादा रोक पाता है और न बहुत कम रोक पाता है, ठीक। तो मध्यम इसमें देखने को मिलता है, मतलब एवरेज ठीक ठाक है, ठीक। इसी कारण से इसकी जो उपजाऊ क्षमता है वो भी मध्यम निकल करके आती है, ठीक। उसके बाद लाल बलुई मिट्टी जो कि रेतीली मिट्टी है, थोड़ी सी दरदरी है, पानी को ज्यादा समय तक नहीं रोक पाएगी, ठीक। तो इसकी जो जलधारण क्षमता है वो कम है, लेकिन बहुत कम भी नहीं, हम बोल सकते हैं मध्यम और न्यूनतम के बीच, मध्यम और न्यूनतम के बीच। तो कम इसको हम लोग बोलेंगे, तो इसकी उपजाऊ क्षमता भी कम देखने को मिलती है। उसके बाद लाल दोमट मिट्टी, इसकी जो जल धारण क्षमता है वो न्यूनतम है, क्योंकि इसके जो रजक कण है वो काफी बड़े बड़े हैं, बोल्डर जैसे भी देखने को मिलते हैं, ठीक। और ऊपर में कंकड़ पत्थर टाइप का भी होगा, ठीक। तो यहां पर जो है ये पानी ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिक पाएगा, ठीक।
उसके बाद लेटेराइट मिट्टी, इसकी जो जलधारण क्षमता है ये भी कम है, इसके भी रजक कण बड़े बड़े हैं लेकिन इससे थोड़े कम है, ठीक। और इस मिट्टी का पीएच वैल्यू जो है वो निकल करके आता है 5.2, मतलब ये बहुत ज्यादा अम्लीय है। इसी कारण से इसकी जो उपजाऊ क्षमता है वो बहुत कम हो जाती है, सबसे कम हो जाती है उपजाऊ क्षमता, ठीक, सबसे कम हो जाती है इसकी उपजाऊ क्षमता, जिस कारण से यहां पर जो है किसी प्रकार का फसल नहीं लिया जा सकता, अनाज वगैरह नहीं उत्पादन किया जा सकता। इसी कारण यहां पर जो है अपना क्या करते हैं, बागवानी फसल लिया जाता है, ठीक। आगे हम लोग देखते हैं इसकी जो जलधारण क्षमता है काली मिट्टी की वो सर्वाधिक है, क्योंकि इसके रजक कण जो है बहुत बारीक होते हैं, चिकनी मिट्टी होती है, ठीक। ऊपर से इसमें चीका की मात्रा है तो चिकनी हो जाती है, ठीक। तो ये जो है बहुत ज्यादा पानी को सोख लेती है, 50-55% पानी को नॉर्मली ये जो है रोक लेती है, धारण कर लेती है। तो इस कारण से इसकी उपजाऊ क्षमता भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग फसल देख लेते हैं। तो भाई लाल पीली मिट्टी जिसकी जलधारण क्षमता मध्यम है, उपजाऊपन मध्यम है, तो यहां पर धान लगाया जाता है, अच्छे से हो जाता है धान, ठीक। उसके बाद लाल बलुई मिट्टी की बात करें तो इसकी उपजाऊ क्षमता थोड़ी कम है, ठीक। तो इसके रजक कण वो रेतीला टाइप का दरदरा है, तो यहां पर मोटा अनाज लगाया जाता है। मोटा अनाज में ध्यान रखोगे हमारे बस्तर क्षेत्र में कोदो, कुटकी, मक्का, जौ, बाजरा, ये सारा चीज, ठीक है ना। उसके बाद रागी मिलेट्स के रूप में खाते हैं ना, बहुत फेमस हो रहा है आजकल रागी कुकीज, इस टाइप से काफी सारा चीज आता है, ठीक। तो रागी हो गया जिसको मड़िया कहा जाता है, बस्तर क्षेत्र में ध्यान रखना रागी को मड़िया कहते हैं। कोदो कुटकी, बाकी जौ और बाजरा को क्या कहा जाता है मुझे नहीं पता, ठीक, आप लोग बताइएगा। उसके बाद मक्का जिसको जोंदरा कहा जाता है बस्तर क्षेत्र में, ठीक। तो उस तरह के मोटे अनाज जो है लाल बलुई मिट्टी में लगाया जाता है, ठीक। उसके बाद लाल दोमट मिट्टी, इसमें अमूमन देखा गया है कि किसी खास प्रकार के फसल का उत्पादन नहीं किया जाता है, लेकिन कई बार मोटा अनाज इसमें देखने को मिलता है, तो मोटा अनाज पकड़ के चलेंगे। लेटेराइट मिट्टी, न तो यहां धान लगाया जा सकता है और न ही यहां पर मोटे अनाज लगाए जा सकते हैं, तो ठीक। तो यहां पर क्या लगाया जाता है, बागवानी फसलें, फल सब्जियां लगाया जाता है। और ये जसपुर सामरी पाट प्रदेश में काफी है लेटेराइट मिट्टी, तो वहां पर आलू का उत्पादन होता है, टमाटर का उत्पादन होता है, लीची वगैरह लगाया जाता है। इसके बाद फल, कुछ अन्य प्रकार के फल सब्जियां, कुछ औषधीय पौधे का उत्पादन किया जाता है। बात करें काली मिट्टी की जिसकी जल धारण क्षमता सबसे अधिक है, पीएच वैल्यू भी इसका 7.6 निकल करके आता है, तो इसकी उपजाऊपन भी बढ़ जाती है, जिस कारण से ये जो भूमि है, ये जो मिट्टी है सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है। इसी कारण यहां पर रबी फसलें ली जाती है, चना लगाया जाता है, गेहूं लगाया जाता है, मक्का लगाया जाता है, गन्ना लगाया जाता है, कपास लगाया जाता है, सोयाबीन लगाया जाता है, मूंगफली लगाया जाता है। कुछ छूट रहा है तो आप लोग बताइएगा, ठीक, लगा लेंगे उसको भी, ठीक। तो रबी फसल यहां पर लिया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं विस्तार की, तो लाल पीली मिट्टी की बात करें तो लगभग छत्तीसगढ़ का जो मैदान है उसका जो बीच वाला भाग है वो पूरा का पूरा जो है लाल पीली मिट्टी से भरा पड़ा है। इसके अलावा बस्तर दंडकारण्य के क्षेत्र में भी इसका विस्तार जो है बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। सरगुजा क्षेत्र में भी इसका विस्तार जो है बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक। उसके बाद लाल बलुई रेतीली मिट्टी की बात करें तो ये मुख्य रूप से दंडकारण्य के पठार में देखने को मिलता है, लाल बलुई मिट्टी, रेतीली मिट्टी, ठीक। इसीलिए वहां हम लोग देखते हैं कोदो, कुटकी, रागी वागी बहुत ज्यादा लगाया जाता है, ठीक। अब बात करते हैं लाल दोमट मिट्टी की, तो लाल दोमट मिट्टी जो है बस्तर का मैदान, देखो दंडकारण्य का पठार हमने पढ़ा था, उसमें मैंने बताया था बस्तर का मैदान जो कि दक्षिणी वाला जो भाग है ना, सुकमा वाला भाग हो गया, दंतेवाड़ा वाला भाग हो गया, बीजापुर वाला भाग हो गया, तो वो क्या है हमारा बस्तर का मैदान। तो वहां पर हमको ये लाल दोमट मिट्टी देखने को मिलता है। इसके अलावा थोड़ा बहुत जो है ये हसदेव रामपुर बेसिन में भी देखने को मिलेगा। उसके बाद बात करते हैं हम लोग लेटेराइट मिट्टी की, तो लेटेराइट मिट्टी ये मुख्य रूप से जसपुर सामरी पाट प्रदेश में देखने को मिलेगा, जिसमें जसपुर का क्षेत्र आ जाता है, बलरामपुर वाला थोड़ा भाग आ जाता है, सरगुजा वाला कुछ भाग आ जाता है, ठीक। इसके अलावा ये जो है ना बस्तर के उच्च भागों में भी देखने को मिलता है लेटेराइट मिट्टी। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के अन्य काफी सारे क्षेत्रों में थोड़ा बहुत देखने को मिल जाता है। जैसे जो नॉर्मली होता है ना गांव में जिसको बाड़ी बोल दिया जाता है, वहां पर न तो आप धान लगा सकते हैं, न कोई मोटा अनाज लगा सकते हैं, तो वहां पर लोग क्या करते हैं, साग भाजी लगा देते हैं, ठीक। तो वही जो है लेटेराइट मिट्टी है, ठीक। इसका रंग की बात करें तो लाल, भूरा,
हल्का कत्था टाइप का ये दिखता है। बाकी ये लोग जो है लाल लाल दिखते हैं, ये लाल पीला दिखता है, ये लाल दिखेगा, ये भी लाल दिखेगा, ठीक। उसके बाद अगला काली मिट्टी, रंग इसका काला ही होगा भाई, नाम काली है तो रंग भी काला होगा ना, ठीक। और काला रंग क्यों होता है? फेरिक टाइटेनियम के कारण। और इसमें लाल रंग होता है फेरस ऑक्साइड के चलते और पीला होता है फेरिक ऑक्साइड के चलते। बाकी यहां पर लाल बलुई बोला जा रहा है, बलुई क्यों बोला जा रहा है? रंग तो इसका लाल है जो कि फेरस ऑक्साइड के कारण है, ठीक। और बलुई क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि ये बालू रेत के समान है ना, भुरभुरा दरदरा, ठीक। लाल दोमट, लाल हो गया हमारा फेरस ऑक्साइड के चलते। दोमट जिसको क्ले बोला जाता है ना, दोमट की मात्रा इसमें बहुत ज्यादा होती है, ठीक, इसीलिए। उस बाद लेटेराइट, लेटेराइजेशन एक प्रक्रिया होती है, उसके तहत इस मिट्टी का निर्माण हुआ है, तो इसीलिए इसको जो है लेटेराइट मिट्टी कहा जाता है, ठीक। रंग इसका होता है लाल और भूरा। और इसमें काला रंग क्यों होगा? फेरिक टाइटेनियम के चलते, ठीक। और इसके क्या हम लोग देख रहे थे? विस्तार देख रहे थे ना, तो इसका विस्तार की अगर हम लोग बात करें काली मिट्टी, तो ये चिल्फी घाटी में मुख्य रूप से देखने को मिलती है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के अन्य क्षेत्रों में भी थोड़ा बहुत देखने को मिलता है, दंडकारण्य क्षेत्र में भी, महानदी के मैदान में भी, पूर्वी बघेलखंड के पठार में भी, ठीक। अब हम लोग बात कर लेते हैं निर्माण की। तो लाल पीली मिट्टी का जो निर्माण हुआ है ये ग्रेनाइट सिस्ट और आर्कियन चट्टानों के अपर्दन से, ठीक। जब चट्टानें आपस में टकराती हैं, टूटती हैं, तो उससे उनका अपर्दन होता है, मतलब ऐसे टूटेंगे, टकराएंगे तो उनका चूरा निकलेगा ना, तो उसी से क्या बनेगा? मिट्टी बनेगा, ठीक। तो ग्रेनाइट और आर्कियन चट्टानों के अपर्दन से, टूटने से, टकराने से इस मिट्टी का सृजन होता है। उसके बाद लाल बलुई मिट्टी की बात करें तो ये आर्कियन और धारवाड़ चट्टानों के अपर्दन, टकराव, टूटना, जो भी आप कह लें, उससे जो है इस मिट्टी का सृजन होगा, ठीक। इसको छोड़ दीजिए, मैंने लिखा नहीं है, इसको भी छोड़ दीजिए, मैंने लिखा नहीं है और उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। बात करते हैं हम लोग काली मिट्टी की। तो काली मिट्टी का जो निर्माण होता है ये बेसाल्ट चट्टानों के अपर्दन से होता है और इस मिट्टी को लावा निर्मित मिट्टी भी कहा जाता है, काली मिट्टी को। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो चीज है ये समझ में आ गया होगा। वैसे टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, आप लोगों को जाना नहीं है, वीडियो छोड़ना नहीं है, अभी और भी बहुत कुछ बचा हुआ है। तो फिलहाल तो मैं इसको क्लीन कर लेता हूं, कितना क्लीन हो पाएगा देख लेते हैं। आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट ले करके मोबाइल में इसको रखना नहीं है, आप लोगों को खुद बनाना है। अच्छा तो ये होगा कि आप लोग इसको इसी टाइप से बनाएं, इसी टाइप से बनाएंगे तो आपको ज्यादा हेल्प मिलेगा। अब हम लोग देखते हैं कुछ अन्य मिट्टियां, बाकी को मैं बाद में मिटाऊंगा, जो पढ़ाना है वो पहले मैं पढ़ा लेता हूं, ठीक। तो अब हम लोग देखते हैं कुछ अन्य मिट्टियां। अगली जो मिट्टी होगी उसको यहां शामिल नहीं करना है, अलग से लिखेंगे आप लोग। डोरसा, डोसा नहीं लिखेंगे, डोरसा, डोरसा मिट्टी। अब ये डोरसा मिट्टी क्या है भाई? तो डोरसा मिट्टी जो है वो बनता है लाल पीली और काली मिट्टी के मिश्रण से, ठीक। मतलब कि जहां पर लाल पीली मिट्टी और काली मिट्टी होगा ना एक साथ, तो वो दोनों मिट्टियां मिलकर के क्या बनाता है? डोरसा मिट्टी, ठीक। इसको दूसरे तरह से भी याद रखना है, मटासी, लाल पीली मिट्टी का स्थानीय नाम मटासी है ना, और इसको बोलते हैं कन्हार। ऐसे भी पूछा जाता है, ऑप्शन दे देगा, डोरसा मिट्टी किन मिट्टियों से बना हुआ है, लाल पीली मिट्टी नहीं देगा, मटासी दे देगा, कन्हार दे देगा, ठीक, ऐसे टाइप से। तो लाल पीली मिट्टी और काली मिट्टी जब मिल जाते हैं तब क्या बनते हैं? डोरसा, मटासी प्लस कन्हार, डोरसा, ठीक। मतलब डोसा बनाने के लिए दोनों को मिलाना होगा, डोरसा, ठीक। अब डोरसा मिट्टी कहां पाई जाती है? तो लगभग संपूर्ण छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है। इसका रंग जो है गहरे भूरे रंग का होता है, ठीक, गहरे भूरे रंग का होता है। और यहां किस प्रकार की फसल ली जाती है? तो धान का फसल जो है इसमें लगाया जाता है, ठीक, धान के फसल के लिए उपयुक्त होती है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं
इसके बाद अगली जो मिट्टी होगी कछार। ये कन्हार है, ये कछार। अब देखो कछार मिट्टी ये क्या होती है भाई? कछार मिट्टी तो नदियों के तट पर पाई जाने वाली, नदी तट पर पाई जाने वाली, ठीक, जो नदियों के किनारे, नदियों के आसपास जो मिट्टी पाई जाएगी ना, जिसको कांप मिट्टी भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? कांप, कांप मिट्टी भी इसको बोला जाता है। तो ये जो मिट्टी है ना, अधिकतर नदियों के आसपास होगी। होता क्या है, नदियों में जब बाढ़ आता है ना, और नदी अपनी सीमाओं को पार करके वो फिर क्या बोलना चाहिए, आसपास इधर उधर पूरा फैल जाता है ना, तो जितने क्षेत्र में फैलेगा तो उस तरफ पानी कुछ समय तक रहेगा, तो उसमें मिट्टी अपने कुछ क्या बोलना चाहिए, मिनरल्स उसमें छोड़ेगा, तो मिट्टी थोड़ा सा अलग ही बन जाता है, बहुत ज़्यादा उपजाऊ होता है इस तरह की मिट्टियाँ, ठीक है ना। इस तरह की जो मिट्टियाँ हैं बहुत ज़्यादा उपजाऊ होता है, ठीक। तो कांप मिट्टी भी इसको बोला जाता है, और ये नदी तट वाली मिट्टी है, इसको पाल कछार भी बोला जाता है, ठीक। पाल कछार, पाल कछार। एक हमको देखने को मिलता है पटपर कछार, पटपर, पटपर कछार, पटपर कछार। ये जो है भरतपुर तहसील के उच्च भागों में देखने को मिलेगा। पटपर कछार भरतपुर तहसील के उच्च भागों में हमको देखने को मिलेगा। ये अनुपजाऊ होती है, ठीक है, ध्यान रखना, जो पटपर कछार है ये अनुपजाऊ होती है, वहीं जो ये पाल कछार है ये उपजाऊ होती है। नदियों के आसपास वाला जो होता है ये उपजाऊ होती है, और ठीक है, इतनी चीज ध्यान रखना। अब हम लोग देखते हैं कुछ अन्य चीजें, थोड़ा सा मतलब रिवीजन टाइप का ही होगा, खैर इसको छोड़ देते हैं। इसमें मैं यही लिखा था स्थानीय नाम, ठीक, मटासी लाल पीली मिट्टी का, टीकरा लाल बलुई मिट्टी का, परिया लाल दोमट मिट्टी का, काली मिट्टी, कन्हार वगैरह ये सब, ठीक। अब अगला इंपॉर्टेंट चीज जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है उसको हम लोग देखते हैं, बस्तर क्षेत्र और सरगुजा क्षेत्र में मिट्टियों के स्थानीय नाम, ठीक। बस्तर क्षेत्र और सरगुजा क्षेत्र में मिट्टियों के स्थानीय नाम की भाई क्या कहा जाता है, ये अक्सर पूछा जाता है कि ये मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक। बात करते हैं पहले सरगुजा की। ठीक, सरगुजा की बात करते हैं तो सरगुजा क्षेत्र में जो मिट्टियां हैं वो हमको देखने को मिलेगा टीकरा, ये बस्तर में भी होगा, ठीक है ना, छावर, गाद छावर, बाहरा, ठीक। ये जो है सरगुजा क्षेत्र में मिट्टियों के स्थानीय नाम हैं, और इनका क्रम यही रहेगा उत्पादन के मामले में, ये मतलब ठीक ठाक, फिर ये ठीक ठाक, ऐसे टाइप से। अब उसके बाद बस्तर। अब दोनों क्षेत्र क्यों इंपॉर्टेंट है, दोनों क्षेत्र जो है पर्वत पहाड़ वाला क्षेत्र है, जनजातीय क्षेत्र है, तो वहां पर जो है नाम थोड़ा सा अलग थलग हो जाता है, ठीक। यहां हो जाएगा मरहान, मरहान, उसके बाद टीकरा, फिर माल, फिर गभार। माल को बाड़ी भी बोला जाता है, ठीक। तो बस्तर क्षेत्र में मरहान, टिकरा, माल, गभार प्रश्न कई बार पूछा गया है, और इसमें बच्चे जो है काफी कंफ्यूज भी हो जाते हैं, ठीक। तो माल, मरहान, टिकरा, माल, गभार, ये बस्तर क्षेत्र में। अब उस वक्त कुछ अन्य शब्दों को हम लोग देख लेते हैं। परिया, जो लाल दोमट मिट्टी को कहा जाता है ना, ठीक,
पर्या मिट्टी ऐसी मिट्टी को कहा जाएगा जिस पर खेती न की जा रही हो या जो अनुपजाऊ हो। कई बार यह भी देखा गया है कि जो उपजाऊ मिट्टी होगी बस्तर क्षेत्र में, जो उपजाऊ मिट्टी होगी, चाहे वो लाल पीली मिट्टी हो, कोई भी मिट्टी हो, अगर उसमें कोई किसान खेती नहीं कर रहा है किसी भी कारण से काफी सालों से, तो उस मिट्टी को क्या कहा जाएगा, उस खेत को क्या कहा जाएगा, पर्या कहा जाएगा। ठीक, वहीं हम देखेंगे बस्तर के मैदान में तो लाल दोमट मिट्टी को भी पर्या कहा जाएगा, जो अनुपजाऊ भी हो सकती है या फिर उपजाऊ भी हो सकती है। नॉर्मली अनुपजाऊ भूमि के लिए जो है पर्या शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक, ध्यान रखना, जैसे कि लाल दोमट मिट्टी। इसके बाद अगला जो शब्द देखने को मिलेगा भर्री। भर्री किसको बोला जाता है, काली मिट्टी को। तो ये उच्च स्थानों पर पाई जाने वाली काली मिट्टी को भर्री कहा जाता है। उसके बाद ये जो बाहरा है, ये गहरी उपजाऊ मिट्टी को या भूमि को बाहरा कहा जाता है, जो थोड़ा सा गहरा हो। ठीक, गहरी उपजाऊ भूमि को बाहरा कहा जाता है। तो ये तमाम बातें आप लोग ध्यान रखिएगा छत्तीसगढ़ के मिट्टियों के संदर्भ में। और यहीं पर हमारा आज का जो टॉपिक है ये खत्म होता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी कहीं भी कोई भी डाउट होता है या फिर आप लोगों को लगता है कि मैंने कहीं पर कोई मिस्टेक की है, कोई जानकारी गलत दी है, तो इस चीज़ को आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर से बताइएगा, ताकि मैं उसको आने वाले वीडियोस में ठीक कर सकूं, सुधार कर सकूं। तो वीडियो को जितना हो सके उतना आप शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।